Class 8 Chapter 3 Agriculture. Transformation from a plant to a finished product involve three type of economic activity. थ्री टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी लगता है फॉर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम प्लांट से अगर हम कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट तक पहुंचते हैं तो इस सफ़र के बीच में हमें टोटल 3 प्रकार का इकोनॉमिक एक्टिविटी आता है. दीज आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. प्राइमरी एक्टिविटी में क्या आएगा? तो प्राइमरी एक्टिविटी इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विथ एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स. तो निकालना और उस चीज़ को बनाना, नेचुरल रिसोर्स को बनाना जो है आएगा हमारे प्राइमरी एक्टिविटीज़ में. उसका एग्जांपल है एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग, ये सब जो है इसका एग्जांपल है प्राइमरी का. अब सेकेंडरी में क्या आएगा? तो सेकेंडरीज आर कंसर्न्ड विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज. अब जब इसको हम लोग प्रोसेसिंग करेंगे, जो हम लोग को प्राइमरी एक्टिविटी से जो प्राप्त हुआ, जैसे फिश प्राप्त हुआ या एग्रीकल्चर से कॉटन प्राप्त हुआ, अब उसका क्या होगा? प्रोसेसिंग होगा. या उसका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, जैसे हम लोग स्टील अब बनाएंगे. मान लो कि प्राइमरी एक्टिविटी में क्या हुआ कि हम लोग खान से निकाले और निकाले, अब एलुमिनियम निकल गया, अब सारा हमको मेटल मिल गया, तो अब क्या बनेगा? अब स्टील बनेगा. जो एग्रीकल्चर की हम लोग, एग्रीकल्चर से पैडी हुआ, वीट हुआ, तो अब उससे हम लोग क्या, हम लोग जा रहे हैं ब्रेड बनाएंगे, बेकिंग ऑफ ब्रेड. तो मैन्युफैक्चरिंग मतलब हो रहा है उस चीज़ का. कॉटन आया तो कॉटन से फिर हम लोग क्लॉथ बना रहे हैं, वीविंग ऑफ क्लॉथ हो गया. ये सब क्या हो गया? सेकेंडरी हो गया. फिर आता है आपका टर्शियरी. तो टर्शियरी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर थ्रू सर्विसेज. टर्शियरी एक्टिविटीज़ क्या करेगा? सपोर्ट करेगा टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर थ्रू सर्विसेज. अब प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को सपोर्ट करने के लिए बना है हमारा टर्शियरी. अभी कैसे हेल्प करेगा? तो अब इनको ट्रांसपोर्ट करना होगा, यहाँ से वहाँ लेके जाना होगा. इसका ट्रेड होगा तो ट्रेड बढ़ाना होगा, घटाना होगा, मतलब बढ़ाना ही होगा, घटाना होगा क्यों? बैंकिंग, जो पैसा का लेन देन होगा उसके लिए बैंकिंग है. जो माल होगा उसका इंश्योरेंस करवाना होगा. ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा हो इसके लिए एडवर्टाइजमेंट करवाना होगा. तो ये सारा काम आ जाएगा आपका टर्शियरी में. तो यही 3 जो स्टेप है इन्वॉल्व है. अब एग्रीकल्चर में आ जाइए. तो एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है, याद रखिएगा. इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स ग्रोइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक. इन द वर्ल्ड, दुनिया में 50% ऑफ द पीपल जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लगे हुए हैं. 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी ऐसे थोड़ी होगा, मतलब फेवरेबल चाहिए ना, उसके लिए फेवरेबल सॉइल होना चाहिए, क्लाइमेट फेवरेबल होना चाहिए, तभी होगा. द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज एरेबल लैंड. ठीक है, कृषि योग्य भूमि जिसको बोलते हैं हम लोग. द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज एरेबल लैंड. द फॉलोइंग मैप डिप्लिक्ट्स दैट एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इज कंसंट्रेटेड इन दोज रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर सुटेबल फैक्टर्स फॉर ग्रोइंग द क्रॉप एग्जिस्ट. तो वही है जहाँ पे सुटेबल कंडीशन है वहीं पे होगा. अब एरेबल लैंड देखो एक बार, अपना इंडिया कैसे चमक रहा है. पूरा का पूरा इंडिया जो है वही एरेबल लैंड है. देखिए पूरा का पूरा जो इंडिया है वो क्या है? इंडिया, श्रीलंका, सारा ये सब पूरा एरेबल लैंड है. वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन देखिए एरेबल लैंड का. ऐसे इंडिया डिमांड में नहीं रहता है. अब आइए फार्म सिस्टम में फिजिकल इनपुट्स, रेन हो गया, ऊपर से रेनफॉल हो रहा है, सनशाइन, टेम्परेचर, सॉइल, ये सब है. तो ह्यूमन बीइंग क्या करेगा? तो इस रेन को स्टोर करेगा, पानी को, अपना लेबर लगाएगा, सॉइल को प्लो करेगा, मशीन का भी यूज़ करेगा, और केमिकल तो खैर फर्टिलाइजर आजकल भर भर के डाल ही रहा है. एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज ए सिस्टम. एग्रीकल्चर और फार्मिंग जो है सिस्टम की तरह देखा जा सकता है. द इम्पॉर्टेंट इनपुट आर सीड, फर्टिलाइजर, मशीनरी एंड लेबर. ठीक, इम्पॉर्टेंट इनपुट में क्या आ जाएगा? सीड आ जाएगा, फर्टिलाइजर आ जाएगा, मशीनरी आ जाएगा और लेबर आ जाएगा. सम ऑफ द ऑपरेशंस इन्वॉल्व आर प्लोइंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग. कुछ जो ऑपरेशन है उसमें क्या है? प्लॉइंग है, सोइंग है, इरिगेशन है, वीडिंग है और हार्वेस्टिंग है. और
The outputs from the system include crops, wool, dairy and poultry products. इनपुट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्लॉइंग कर रहे हैं, सोइंग कर रहे हैं, इरिगेशन कर रहे हैं, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, ये सब कर रहे हैं, तो हम लोग को आउटपुट में क्या मिल रहा है, आउटपुट में हम लोग को मिल रहा है क्रॉप्स, वूल, डेयरी और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स मिल रहा है। अब आई टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशंस, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। फार्मिंग कैन बी क्लास, इसको समझिए कि दो टाइप का होता है फार्मिंग। एक को हम लोग बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग, एक को बोलते हैं इंटेंसिव, मतलब इंटेंसिव नहीं, एक को बोले कमर्शियल। ये जो है सबसिस्टेंस का ही पार्ट है। तो एक हो गया सबसिस्टेंस फार्मिंग, एक हो गया कमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग, सबसिस्टेंस का मतलब होता है जीवन यापन, तो वही इसका मीनिंग भी है, वही इसका सारा कुछ सारांश वही है। द टाइप ऑफ फार्मिंग दैट इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर फैमिली, मतलब जो किसान है उसके फैमिली का नीड पूरा हो रहा है, उसके लिए जो फार्मिंग किया जा रहा है वो सबसिस्टेंस फार्मिंग हो गया। ट्रेडिशनली लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनली क्या था, लो लेवल था टेक्नोलॉजी का, एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज्ड। ठीक, ट्रेडिशनली लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी और हाउस होल्ड लेबर आर यूज्ड टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट। Subsistence farming can be further classified as intensive subsistence and primitive subsistence farming। ठीक, तो इसमें क्या है, इसमें एक तो है कि हम लोग को लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का ज़रूरत है, और लेबर भी ऐसा नहीं है कि दुनिया बाहर से 50 को लाना होगा, घर का ही आदमी वो काम बटा हुआ है। बाबूजी गए तो जाके पानी दे दिए, माँ का काम है कि जब वो कटा उटा के आया तो उसमें से उसको विनोइंग कर दी, उसको अलग कर दी, सबको जो वेस्ट प्रोडक्ट है। बेटा गया तो जाके कटाई करवा दिया, तो मतलब घर में ज़्यादा लेबर का ज़रूरत नहीं है। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का भी ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा मशीन चाहिए, नॉर्मल जो लोकल मशीन है उससे काम चल जाएगा। अब कहता है ना कि सबसिस्टेंस फार्मिंग भी जो है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, एक है आपका इंटेंसिव और एक है आपका प्रिमिटिव। ठीक, एक क्या है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और एक है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो इंटेंसिव जो है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या है, इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर द फार्मर कल्टिवेट्स ए स्मॉल प्लॉट ऑफ द लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में क्या करता है, इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर जो है कल्टिवेट करता है स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। In this type of agriculture, the farmer cultivates a small plot of land using simple tool का यूज़ करता है और more labor का यूज होता है। Climate with large number of days with sunshine and fertile soil permit growing of more than one crop annually on the same plot. Rice is the main crop। तो इंटेंसिव में हम लोग क्या पढ़े कि स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड का यूज होता है, सिंपल टूल का यूज होता है, लेबर ज़्यादा यूज होता है। ठीक, अब कह रहे हैं कि क्लाइमेट जो ज़्यादा बड़ा हो, मतलब विथ लार्ज नंबर ऑफ डेज, मतलब बड़ा क्लाइमेट जहाँ सनशाइन भी है और फर्टाइल सॉइल भी है, तो ये दोनों तीनों कंडीशन क्या करेगा, परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप, मतलब एक साल में एक क्रॉप से ज़्यादा आप चाहिएगा तो सेम प्लॉट पे आप उगा सकते हैं। अगर इस तरह का कंडीशन हो तो उसमें राइस मेन क्रॉप है, याद रखिएगा, चावल, राइस इज़ द मेन क्रॉप। अदर क्रॉप जैसे वीट हो गया यानी कि गेहूँ, मेज, पल्स और ऑयल सीड, ये भी है। इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रीवैलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द मानसून रीजन ऑफ साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है, प्रीवैलेंट है इन द थिकली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द मानसून रीजन। तो वहाँ पे इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है। थिकली जाके पॉपुलेशन देखिए वहाँ पे एकदम भरा हुआ है। मानसून रीजन ऑफ साउथ, साउथ इंडिया में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, फिर जाइए साउथ ईस्ट में, तो साउथ ईस्ट में ना तमिलनाडु है हमारा। ठीक, ईस्ट एशिया में तो चलिए जाइए अपना पूरा नॉर्थ ईस्ट आ गया, बंगाल भी
उधर ही है, बिहार भी मान के चलिए कि उधर ईस्ट वाले रीजन में ही आएगा, तो इस सब एरिया में है, साउथ में, साउथ ईस्ट में और ईस्ट में। अब आ जाइए, अब है हमारा दूसरा प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। इसका नाम है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। इट इंक्लूड शिफ्टिंग, कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में क्या है, तो इसमें है आपका शिफ्टिंग, कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। क्या क्या है, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन है और नोमैडिक हर्डिंग। ये दो चीज़ याद रखिएगा, ये जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब जगह जो है बदल बदल के करना होगा, और एक इसमें क्या है, नोमैडिक हर्डिंग, नोमैड्स। ठीक, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसमें क्या है, इट इज प्रैक्टिस्ड इन द थिकली फॉरेस्टेड एरिया ऑफ अमेजॉन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक, कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, अमेजन बेसिन में, ट्रॉपिकल अफ्रीका में, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ठीक, दीज आर द एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल। ये सब एरिया क्या है, दीज आर द एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल एंड क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन। दीज आर द एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल एंड क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन। ए प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाई फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम। इसमें क्या होगा, ये सब एरिया जो है हेवी रेनफॉल का एरिया है और क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन यहाँ होता है। ए प्लॉट ऑफ लैंड जो है यहाँ इज क्लियर्ड बाई फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम। ठीक, यहाँ जो प्लॉट ऑफ लैंड है कैसे क्लियर होगा, फेलिंग द ट्रीज, गिरा के और उसको बर्न करने में। द एसेस आर देन मिक्सड विद द सॉइल एंड क्रॉप्स लाइक मेज। और जब ट्री को गिरा दिया गया, उसको बर्न कर दिया गया, तो उसका क्या यूज हुआ भाई, तो उसका जो एसेस जो है ना, उसका जो राख है, द एसेस आर देन मिक्सड विद द सॉइल एंड क्रॉप्स लाइक मेज, याम, पोटैटोज एंड कसावा आर ग्रोन। ठीक, तो उस एसेस को किस में मिला दिया जाता है, मिट्टी में। क्यों मिला दिया जाता है भाई, क्योंकि वो उसका जो फर्टिलिटी है, वह फर्टिलिटी क्या है, वापस आ जाए। फर्टिलिटी जब वापस आ जाएगा तो फिर उसमें दोबारा हम लोग मेज, याम, पोटैटो और कसावा जैसा जो क्रॉप है उसमें हम लोग फिर से उगा सकेंगे। आफ्टर द सॉइल लूजेज इट्स फर्टिलिटी, आफ्टर द सॉइल जो है, आफ्टर द सॉइल लूजेज इट्स फर्टिलिटी, द लैंड इज अबैंडन्ड। जो उस जमीन को छोड़ दिया जाता है, द लैंड इज अबैंडन्ड एंड द कल्टिवेटर मूव्स टू अ न्यू प्लॉट। और कल्टिवेटर कहाँ जाएगा, कल्टिवेटर विल मूव टू अ न्यू प्लॉट पर शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग कल्टिवेशन को हम लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ठीक, अब ये नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग क्या है भाई, नोमैडिक हर्डिंग क्या है, तो इट इज प्रैक्टिस इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स ऑफ द सहारा। सूखा या अर्ध सूखा, कहाँ मिलेगा, सेमी एरिड और एरिड रीजन सहारा में मिलेगा। कहाँ है सहारा, अफ्रीका में। फिर आपको सेंट्रल एशिया में मिलेगा, ये सब जो पढ़ते हैं, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, फुर्किस्तान जो भी है, मतलब ऊपर जितना है उस वाले एरिया में मिलेगा, सेंट्रल एशिया में मिलेगा। और पार्ट्स ऑफ इंडिया में जैसे राजस्थान के कुछ पार्ट में मिलेगा, जम्मू कश्मीर के कुछ पार्ट में भी मिलेगा। ठीक, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक चीज़ चलन में है, नोमैडिक हर्डिंग। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हर्ड्समैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल्स फॉर फॉडर एंड वाटर। हर्ड्समैन क्या करेगा, हर्ड्समैन क्या करेगा, प्लेस टू प्लेस मूव करेगा अपने एनिमल को लेके इन द सर्च ऑफ फॉडर एंड वाटर। और एक डिफाइंड रूट है उन लोग का, उसी पे उन लोग को मूवमेंट करना है। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइजेज इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक कॉन्स्टेंट एंड टेरेन। तो इस तरह का मूवमेंट उनको इसलिए करना पड़ता है क्योंकि क्लाइमेटिक कंस्टेंट है, वहाँ थोड़ा समस्या है क्लाइमेट का, टेरेन का समस्या, इसीलिए करना पड़ता है। अब इसमें जिसका रियरिंग किया जाता है तो याद रखिएगा, सीप, कैमल, याक एंड गोट्स आर मोस्ट कॉमनली रियर्ड।
शीप, कैमल या गोट्स आर मोस्ट कॉमनली रियर्ड। क्यों? क्योंकि दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, wool, hides and other product to the herders and their families। कोई पूछेगा ना कि इनको ही क्यों किया जाता है, इनको ही क्यों रियर किया जाता है, इन्हीं को क्यों लेके हर्ट्समैन घूमते हैं, तो बिकॉज दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, वुल, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट टू द हर्डर्स एंड देयर फैमिली। तो यहाँ जानवर का भी तभी उसको लेके जा रहा है इंसान साथ में जब उसका कोई उपयोगिता हो। तो इंसान को तो बिना उपयोगिता को लेके चलेगा नहीं। तो वही है कि उपयोगिता बहुत ज़रूरी है। सीप, कैमल, याक और गोट जो है उपयोगी है, इसीलिए क्या हो रहा है, उसको चलना पड़ रहा है। दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स एंड अदर। तो इसीलिए इन लोग को अच्छा खाना, अच्छा सब कुछ मिलता है। लेकिन एक दिन जो है मिल्क, मीट, वूल और हाइड के लिए धीरे धीरे इनका लाइफ जो है ख़त्म होता है। अब यही हम लोग पढ़ लिए, ये हम लोग पढ़ लिए क्या, ये हम लोग पढ़ लिए प्रिमिटिव। एक तो हो गया प्रिमिटिव में हम लोग क्या पढ़े, प्रिमिटिव से पहले हम लोग पढ़े इंटेंसिव। इंटेंसिव मतलब समझ आइए इन मतलब अंदर, यानी कि सिर्फ घर के अंदर इसको याद रखिए, घर में जो हो रहा है, फैमिली में। फिर प्रिमिटिव में नोमैडिक, मतलब ये भी छोटा ही स्तर पे होगा, लेकिन नोमैडिक इसमें याद रखिए, नोमैडिक और शिफ्टिंग। तो बहुत मतलब एक बड़ा ही पॉइंट है कि अगर सीधे पूछ जाए कि व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, और उसमें मान लो कि एक ऑप्शन दे दिया कि ए फार्मर प्लोइंग ए प्लॉट ऑफ लैंड, और दूसरा में दे दिया कि ये हर्ड्समैन गोइंग विथ हिज शीप फॉर इट्स रियरिंग, ऐसे करके, तो उसमें तुमको पता चल जाएगा ना कि अच्छा नोमैडिक इसमें है, नोमैड्स हर्ड्समैन है, नोमैड से लेके जा रहा है। तो ये इंटेंसिव नहीं होगा, ये क्या होगा, प्रिमिटिव का पार्ट होगा। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्रिमिटिव में याद रखना कि नोमैडिक और शिफ्टिंग इसी का पार्ट है, ठीक। और इसमें इंटेंसिव में तो मात्र वही है कि एक फैमिली का जो होता है अपना बेसिक जो नीड होता है उसको फुलफिल करने के लिए जो एग्रीकल्चर होता है, तो वो हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा इंटेंसिव हो जाएगा। और प्रिमिटिव में आ जाएगा तुम्हारा नोमैडिक और शिफ्टिंग दोनों आ जाएगा। चलो, इस दोनों के बाद आता है कि अब बड़े लेवल पे होगा कमर्शियल फार्मिंग। बड़े लेवल पे क्या होगा, कमर्शियल फार्मिंग होगा। कमर्शियल फार्मिंग क्या है कि इसमें जो क्रॉप है, क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल आर रियर्ड फॉर सेल इन द मार्केट। इसमें होता वही चीज़ है, मतलब क्रॉप्स को उगाया जाता है, एनिमल का रियरिंग होता है, लेकिन यहाँ पे कोई पर्सनल या स्मॉल स्केल यूज नहीं है, इसको मार्केट में इसको बेचना है। यहाँ पे क्लियरली लिखा सेल इन द मार्केट। तो जहाँ ही वर्ड आ गया सेल इन द मार्केट, तो समझिए कि पूरा चीज़ जो है मामला अब एक अलग लेवल पे जाके ब्लास्ट करेगा, बहुत बड़ा हो गया वो सेल इन द मार्केट। द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज इज लार्ज। अब सब चीज़ को बस क्या करना है ना कि आपको लार्ज कर देना है। द एरिया कल्टिवेटेड, जो एरिया कल्टिवेट हो रहा है, एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल जो यूज हो रहा है वो भी क्या है, लार्ज है। मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाई मशीन। इसमें ज़्यादातर जो काम है वो मशीन ही करेगा, तो उतना बड़ा काम आदमी ऐसे भी नहीं करेगा। कमर्शियल फार्मिंग में क्या है, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग है, मिक्स्ड फार्मिंग है और प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, ये सारा चीज़ है। अब ये कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्या है, तो क्रॉप्स इसमें जो है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस, ठीक है। ये चीज़ एकदम याद रखिए कि वीट एंड मेज आर कॉमनली कमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स। कौन कौन, वीट एंड मेज क्या है, कमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स है, कमर्शियली इनको उगाया जाता है। वीट मतलब हुआ गेहूँ, ठीक। कमर्शियली वीट एंड मेज को उगाया जाता है। मेजर एरिया जहाँ पे कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होता है आर प्रैक्टिस्ड आर टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में क्या है, नॉर्थ अमेरिका में टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप में और एशिया में कहाँ है टेम्परेट ग्रासलैंड, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, यहाँ पे कमर्शियल फार्मिंग किया जाता है ग्रेन्स का। दीज एरियाज आर स्पार्सली पॉपुलेटेड
बहुत कम पॉपुलेशन होता है। विथ लार्ज फार्म्स स्प्रेडिंग ओवर 100 ऑफ हेक्टेयर्स, बड़ा बड़ा एकदम फार्म होगा। Severe winters restrict the growing season and only a single crop can be grown. सीवियर विंटर रेस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन, सीवियर जो विंटर ठंड जो है वो क्या करता है, ग्रोइंग सीजन को रोकता है। एंड ओनली ए सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन, और मात्र एक सिंगल क्रॉप जो है उगाया जा सकता है इस एरिया में। अब इसमें आ जाए मिक्स्ड फार्मिंग। द लैंड इज यूज फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक। द लैंड इज यूज फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप एंड रियरिंग लाइव स्टॉक। ठीक, मिक्स फार्मिंग हो गया। कहाँ पे होगा मिक्स फार्मिंग? यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। प्लांटेशंस, they are type of commercial farming where a single crop of tea, coffee, sugarcane, cashew, rubber, banana or cotton are grown. Large amount of labor and capital are required. Large labor और capital लगेगा। The produce may be processed on the farm itself or nearby factory, मतलब दोनों में से कहीं पे भी। The development of a transport network is thus essential for such farming. इसीलिए इनको ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का ज़रूरत है। मेजर प्लांटेशंस आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन। मेजर प्लांटेशन जो है कहाँ मिलेगा आपको? ट्रॉपिकल रीजन में मिलेगा ऑफ द वर्ल्ड। रबर इन मलेशिया, कॉफ़ी इन ब्राज़ील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका। रबर इन मलेशिया, कॉफ़ी इन ब्राज़ील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका आर सम एग्जाम्पल। Major crops, a large variety of crops are grown to meet the requirement of the growing population. Crops also supply raw material for agro-based industries. Major food crops, wheat है, राइस है, मेज है, मिलेट्स है। ठीक, जूट एंड कॉटन आर फाइबर क्रॉप्स। जूट एंड कॉटन आर फाइबर क्रॉप्स। इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप आर टी एंड काफ़ी। फूड क्रॉप्स में राइस है। राइस इज़ द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। राइस इज़ द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। राइस इज़ अ मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड, और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में एक स्टेपल डाइट है वहाँ के लोगों का। राइस नीड्स हाई टेम्परेचर, याद रखिएगा राइस को जो है हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए और रेनफॉल तो चाहिए ही। इट ग्रोज बेस्ट इन एलुवियल क्लेई सॉइल, सबसे बेस्ट कहाँ उगेगा? एलुवियल क्लेई सॉइल में, विच कैन रिटेन वाटर। और एलुवियल क्लेई सॉइल ही क्यों चाहिए? क्योंकि यह वाटर को रिटेन करता है, इसीलिए राइस को चाहिए एलुवियल क्लेई सॉइल। हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए और नॉन रेनफॉल चाहिए। कहाँ के लोगों का स्टेपल डाइट है? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन के लोगों का। चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस, चाइना का है टॉपर है राइस में। चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस, फॉलोड बाय इंडिया, इसके बाद इंडिया आता है, फिर जापान, फिर श्रीलंका और फिर इजिप्ट। इन फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन एज इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश 2 to 3 क्रॉप्स आर ग्रोन इन ईयर। ठीक, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में 2 और 3 क्रॉप्स जो है आर ग्रोन इन ईयर। फिर है हमारा वीट। वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल। वीट जो है उसको क्या चाहिए? मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल चाहिए ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल चाहिए, मॉडरेट चाहिए, ज़्यादा नहीं, जितना राइस को चाहिए उतना नहीं चाहिए। मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल चाहिए, और इसको चाहिए ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। जब इसका कटाई हो तो इसको चाहिए कि एकदम ब्राइट सनशाइन हो। इसके लिए वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल चाहिए। गेहूं के लिए क्या चाहिए? वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल चाहिए। वीट ज़्यादातर यूएसए में, कनाडा में, अर्जेंटीना में, रसिया में, यूक्रेन में, ऑस्ट्रेलिया में और इंडिया में उगाया जाता है। इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन विंटर, इंडिया में विंटर में उगाया जाता है। इंडिया में गेहूं कब उगाया जाता है? विंटर में।
इसके बाद आता है आपका मिलेट्स। मिलेट्स क्या है? तो दे आर ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन्स। मिलेट जो है उसको कोर्स ग्रेन्स भी बोला जाता है। एंड कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल। मिलेट्स क्या है? दे आर ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन्स एंड कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल। इट इज़ ए हार्डी क्रॉप दैट नीड्स लो रेनफॉल। मिलेट्स को लो रेनफॉल चाहिए एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर and adequate rainfall. It is hardy crop that needs low rainfall and high to moderate temperature and adequate rainfall. Jowar, bajra and ragi are grown in India. Jowar, bajra and ragi are grown in India. अदर कंट्री नाइजीरिया, चाइना और नाइजर में भी होता है। तो मिलेट को हम लोग कोर्स ग्रेन कहते हैं। और मिलेट्स के बारे में याद रखिएगा कि कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल। लेस फर्टाइल और सैंडी सॉइल में भी इसको उगाया जा सकता है। It is a hardy crop that needs low rainfall and high to moderate temperature and adequate rainfall. ज्वार, बाजरा एंड रागी आर ग्रोन इन इंडिया। ठीक है, अब आ जाइए मेज में। मेज रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन। मेज रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन. It needs well-drained fertile soils. Maize is grown in North America, Brazil, China, Russia, Canada, India and Mexico. मेज को क्या चाहिए? मेज रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन. इट नीड्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल. वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल चाहिए मेज को. मेज इज ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रसिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको. अब जाओ कॉटन में. कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर. कॉटन को चाहिए हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल चाहिए, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए. 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ. इट ग्रोज बेस्ड ऑन ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल. कॉटन जो है ग्रोज बेस्ड ऑन ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल. चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील एंड इजिप्ट आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन. चाइना सबसे ऊपर है, चाइना, इसके बाद है यूएसए, फिर है इंडिया, फिर पाकिस्तान, फिर ब्राज़ील एंड इजिप्ट आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन. इट इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल. ठीक है, जूट में आ जाओ. जूट वाज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर. जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है. जूट वाज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर. इट ग्रोज वेल ऑन एलुवियल सॉइल एंड रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, हेवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. जूट है, जूट इट ग्रोज वेल ऑन एलुवियल सॉइल पे होगा जूट. इसको टेम्परेचर हाई टेम्परेचर चाहिए, हेवी रेनफॉल चाहिए और क्लाइमेट कैसे चाहिए? ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए. दिस क्रॉप इज ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एरिया. ट्रॉपिकल एरियाज में होता है. इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर. याद रखिएगा, इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट. फिर आपका कॉफ़ी. कॉफ़ी रिक्वायर्स ए वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल. कॉफ़ी रिक्वायर्स ए वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल. हिल स्लोप्स आर मोर suitable for the growth of this crop. Brazil is the leading producer followed by कोलंबिया एंड इंडिया. कॉफ़ी क्या रिक्वायर करेगा? वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल. कॉफ़ी के लिए हिल स्लोप जो है ज़्यादा बेटर है. ब्राज़ील है लीडिंग प्रोड्यूसर और उसके बाद है कोलंबिया, फिर है इंडिया. ब्राज़ील इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया. नेक्स्ट, टी. Tea is a beverage crop grown on plantations. This requires a cool climate and well distributed high rainfall. तो टी को क्या चाहिए? रिक्वायर्स ए कूल क्लाइमेट. कूल क्लाइमेट चाहिए और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल चाहिए थ्रू आउट द ईयर फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लिप. इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल्स. इसको वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल चाहिए एंड जेंटल स्लोप चाहिए. लेबर इन लार्ज नंबर्स इज रिक्वायर्ड टू पिक द लीव्स.
लेबर चाहिए लार्ज नंबर में जो उसके पत्तियों को जो है तोड़ सके। केनिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड। ठीक, केनिया, इंडिया, चाइना, केनिया है, फिर इंडिया है, फिर चाइना है, फिर श्रीलंका है, प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड। Agricultural development aims to increase farm production to meet population demand through various methods such as cropping area, crop growth, irrigation facilities, fertilizers, and high yielding seeds. द अल्टीमेट गोल इज़ टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी। तो वही बात है, अंतिम लक्ष्य वही है कि फूड सिक्योरिटी जो है इम्प्रूव हो, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो कि लोग मरे नहीं खाने के बिना, इतना हो सके प्रोडक्शन जितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो मेजर्स टू अचीव तो वही है, इजी क्रेडिट फैसिलिटी रहेगा तो फूड सिक्योरिटी मतलब फार्मर को प्रोत्साहन मिलेगा, हाई यील्डिंग वैरायटी चाहिए, सब हो गया है। हाँ, यहाँ जी हु डिस्कवर्ड द कॉफ़ी प्लांट। तो देर आर डिफरेंट वर्जन अबाउट द डिस्कवरी ऑफ कॉफ़ी इन अबाउट AD 850 AD में काल्दी एन अरब गोट हर्डर was puzzled by the queer antics of the flock, tasted the berries of the evergreen bush on his goats were feeding, on experiencing a sense of exhilaration, he proclaimed his discovery to the world. Maize is also known as corn. मेज को हम लोग कॉर्न के नाम से जाते हैं। वेरियस कलरफुल वेराइटीज ऑफ मेज आर फाउंड अक्रॉस द वर्ल्ड। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। झूमिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिल्पा, मैक्सिको में रोका, ब्राज़ील में बोला जाता है हल्लादांग, मलेशिया में। ऑर्गेनिक फार्मिंग पता है, ये सब पता है। सेरिकल्चर सिकोल्म का सिल्क निकलता है पीसीकल्चर में। फिश को ब्रीड किया जाता है विटीकल्चर में याद रखिए ग्रेप्स, और हॉर्टिकल्चर में ग्रोइंग वेजिटेबल। ठीक, मैच द फॉलोइंग करना है। तो मल्चिंग क्या है? It is defined when the bare ground between plant is covered with layer of organic matter like a straw। सही है। Contour barriers, a stone, grass, soil are used to build barriers along contours to collect water। ये भी सही है। Contour plowing at right angle of the contour of a hill slope to form a natural barrier। right angle पे नहीं होता है, parallel होता है। Terrace farming, the construction of terrace across the slope in a mountain region। अब नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रीज।